हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद पीयूष। मेरा नाम पीयूष है और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके सामने, दैट इज़ कॉल्ड MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेम चेंजर इन द एग्जामिनेशन। बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हम पैराग्राफ में आंसर देते हैं या फिर हमारे पास सोचने का टाइम होता है, राइट, जिसमें हम थोड़े लॉजिक लगा सकते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपने बहुत हद तक सही आंसर नहीं भी लिखा है तो भी आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाती है। जैसे कि अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हो सकता है कि अगर आपने बहुत ही गलत लिखा है फिर भी 2-3 नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर नहीं, 1 नंबर तो देंगे, राइट, लिखने के मार्क्स मिल जाते हैं। बट रही बात MCQ की, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है या फिर मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग, MCQ में सिंपल है, या तो एक करेक्ट होगा, राइट, या तो बाकी के इनकरेक्ट होंगे 4 ऑप्शंस में से, राइट। अभी जिसने करेक्ट मार्क किया उसके 1 मार्क्स फिक्स, जिसने इनकरेक्ट किया उसके 0 मार्क्स। अब टीचर इसमें पार्शियल मार्क्स नहीं दे सकता, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट। मैंने पर्सनली JEE मेंस JEE एडवांस्ड दोनों दिया था, तो मुझे MCQ का मुझे बहुत अच्छे से पता है कि MCQ कैसे गेम चेंज करता है आपकी लाइफ में, ओके। तो MCQ को बहुत सेंसिबली और बहुत सेंसिटिव तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए, राइट। 18 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द मार्क्स, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, जितने मार्क्स के भी आते हैं, बट वो मार्क्स फेच करना जितना ईजी है उतना ही रिस्की भी है, बिकॉज आपका एक कन्फ्यूज़न आपके 1 मार्क्स खा जाएगा, ठीक है। मेरे पर्सनली 100 आए थे फिजिकल एजुकेशन में, राइट। अगर MCQ में एक भी ऊपर नीचे होता तो शायद मेरे 99 हो जाते या फिर 97, 98, व्हाटएवर इट इज। अभी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड जो पिछले साल क्वेश्चन पूछ रखे हैं MCQ के अंदर, वो मैं अभी आप लोगों के सामने एक बार डिस्कस करूँगा, राइट। कम टाइम में उसको बहुत जल्दी निपटाएंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए हो सकता है एक PDF प्रोवाइड करूँ जिसके अंदर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, टिक मार्क करके, और उसके बाद इवैल्यूएट करना है खुद से कि मैंने कितने में से कितना सही किया और कितना गलत किया, ताकि आपकी MCQ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। दूसरी बात, मैं आपको MCQ कैसे करना है उसका भी एक ट्रिक बताऊँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर आप एंड तक बने रहें, ओके। एंड आई एम होपिंग ये वीडियो आपकी MCQ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसको सबको क्लियर करे। तब तक के लिए अभी हम सीधे जंप करेंगे लेक्चर के ऊपर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऑफ कोर्स इससे मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता है एंड थोड़ी बहुत रेवेन्यू भी जनरेट होती है। मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत ओपन बोलूँगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हिडन फैक्ट। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, बट आई प्रेफर टू स्पीक बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट, राइट। कोई भी यूट्यूब पे फ्री में तो काम करने नहीं आया, चैरिटी करने नहीं आया, राइट। सो दिस इज़ द फैक्ट। आई विल टेल यू दैट, ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट, एक तो पहले बात मोटिवेशन बढ़ती है, नो डाउट, बट सेकंड ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स आई वांट टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन गेट समथिंग बैक इन रिटर्न, राइट। So that's how the world works, right? Anyways, let's jump to the lecture. Please end तक देखना, okay? It is for you only. And आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, अगर आंसर राइटिंग के ऊपर किसी को दिक्कत है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये वाली। प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लिंक दे रहा हूँ। प्लीज़ डू चेक आउट दैट, एंड इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है टू गेट द परफेक्ट स्कोर लाइक मी। आई स्कोर 100। तो प्लीज़ ये वीडियो भी चेकआउट करें। मैंने लेक्चर्स भी बहुत सारे रिकॉर्ड किए, सो इफ़ यू वांट टू सी देम प्लीज़ डू वॉच देम, ओके। थोड़े लेंदी हैं, अगर टाइम है तो प्लीज़ देख लो, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेट्स जंप बैक टू द लेक्चर। ऑल राइट, सो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो काइंडली अवॉइड एनी काइंड ऑफ इनकॉन्वीनियंस। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इनकॉन्वीनियंस है, रीज़न बीइंग क्योंकि स्क्रीन में सारे क्वेश्चंस विजिबल है, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखो, ये वीडियो जो है वो ऑफ कोर्स MCQ की है, मैंने 200 से ऊपर MCQ उसमें ले रखे हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत 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 ही स्ट्रांग हो जाएगी। और अच्छी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं 200 से ऊपर क्वेश्चंस, वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं, राइट। आप देख सकते हो CBC 2023, है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल कि इसको आप एक पेन पेपर ले लो, या फिर नहीं तो पेन पेपर नहीं लो तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ साथ साथ में, ठीक है, क्वेश्चन के नंबर लिखो, ठीक है, और उसके साथ साथ आंसर लिखते चलो। इससे होगा ये कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो बाकियों से मुझे बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, मैंने पढ़ाई कर रखी है, ओके। और जिनको नहीं पता है वो एंड में ऑफ कोर्स आंसर्स डिस्क्लोज होंगे ही। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इसको आप एज अ क्विज़ ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स।
कि हाँ, और आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को लग रहा है कि ये लेक्चर स्लो है तो काइंडली आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर लें। 2x पे देख सकते हो तो 2x पे देख लो, या फिर 1.5 पे देख लो, या फिर 1.75 पे देख लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जिस स्पीड में, या फिर नॉर्मल में कंफर्टेबल है तो आप नॉर्मल में देखिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई रियली वांट कि मैं जो आपके लिए मेहनत करता हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिले वो मेहनत करने की और मेहनत करने की। तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, ओके। चलो भाई, तो आते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स। 19 टीम आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि बताओ नॉकआउट फिक्सचर में, अगर हम नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ करें तो उसमें कितने मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होता है। अब इसका आंसर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, नॉकआउट फिक्सचर्स या फिर फिक्सचर्स ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। अब फिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इवेंट टीम का फिक्सचर, एक होता है ऑड टीम का फिक्सचर। तो अभी मैं इस वीडियो में ऑफकोर्स आपको फिक्सचर बनाने तो नहीं बता सकता, मतलब ऑफकोर्स आपको फिक्सचर एक्सप्लेन करने नहीं बैठ सकता मैं, बिकॉज ऑफकोर्स टाइम इज़ लिमिटेड, राइट। तो उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। बट मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ तो हम क्या करते हैं, 19 टीम्स है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। कैसे रेशियो में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 19 टीम है तो उसको 10 और 9 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ तो इसका जो आंसर है, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो आंसर ऑफ दिस इज़ 18। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 मैचेस इसमें खेले जाएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन कि नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, ये CBSE 2023 में आ रखा है, जो उससे ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी 2023 में ही पूछा गया है, ठीक है। अरे यार ये तो सारे आंसर दिख गए, चलो एनीवेज, नो इश्यूज इन दैट। तो या आई वाज आस्किंग कि नॉकआउट टूर्नामेंट को और क्या बोलते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट। रीज़न बीइंग क्या है कि नॉकआउट में क्या होता है, टीम एलिमिनेट होते हुए चली जाती है, राइट। टीम एलिमिनेट होती होती चली जाती है, तो इसीलिए हम नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द 8th नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखते रहना। 8th नंबर क्वेश्चन, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्सचर। जो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट है वो किस टाइप के फिक्सचर का पार्ट है, किस टाइप के फिक्सचर का पार्ट है, ठीक है। ये आया था आपके CBSE SQP टर्म 1, ओके, जो एक 2021 में टर्म 1 टर्म 2 करके पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऑलराइट। तो इसका जो आंसर होगा, राइट, वो क्या होगा, नॉकआउट की। कॉन्सोलेशन जो है वो किस में, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स किस में होते हैं, नॉकआउट में होते हैं, क्योंकि एक मैच के बाद एक टीम तो बाहर हो गई, तो ऑफकोर्स उसको कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट उनके बीच कराया जाता है, ओके। नाउ 9th नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्सचर। ये देखो, अभी जो पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स, तो उसमें क्या था कि आपको डिसाइड करना था ना कि भाई कैसे डिवाइड करें। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पूछा गया है, दैट इज़ n+1/2। n+1/2, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑड टीम्स दैट इज गिवन, ठीक है। इससे पूछा जा रहा है कि द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्सचर तो आपसे पूछा जा रहा है कि द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्सचर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। जब नंबर ऑफ टीम्स क्या है, इवन है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1। ये सारी चीज़ें आपको बस ऐसे ही याद रखनी है, बिकॉज लाइक मैं चाहता हूँ कि अभी आपको एक तो आप प्रैक्टिस कर लो इसको, ठीक है, एज अ मॉक आप इसको दे लो। दूसरी बात, जिनको नहीं आता है वो पहली बार एक बार देख लो, फॉर्मूलाज वगैरह आप अच्छे से याद कर लो। आई वॉन्ट दैट ओनली, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होता है, अगर लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में होता है कि जो बेस्ट, मतलब जो एक प्लेयर है वो हर एक प्लेयर से मैच करता है। फॉर एग्जांपल हमने 5 प्लेयर्स में मैच कराया आपस में, तो जो एक पहला नंबर का प्लेयर होगा वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें सबसे मैच करेगा, जो दूसरा नंबर का होगा वो पहले, तीसरे, चौथे, पाँचवें सबसे मैच करेगा, यू गेट दैट। तो इस तरीके से राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में मैचेस कराए जाते हैं, ओके। अब इसका पूछ रहा है कि एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके पास, टाइम कंज्यूमिंग कभी भी एडवांटेज नहीं हो सकता, वो एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, की बहुत सारे ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तीसरा है एक्सपेंसिव, और चौथा क्या है, डिसाइड्स द रियल स्ट्रॉन्ग टीम। तो ऑफ कोर्स इसका क्या हो जाएगा, डिसाइड्स द रियल स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज ऑफ कोर्स जो टीम सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस जीती है, राइट,
तो वही ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से बेस्ट टीम, स्ट्रॉन्ग टीम डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसका एक कॉमन सेंस ये भी था कि जैसे मान लो आपको ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बिल्कुल पता ही नहीं क्या होता है, तो आप ना पहले एक बार ऑप्शंस पढ़ा करना, एग्जाम में भी ऑप्शंस पढ़ के जाना कि जैसे ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे पहला देखो, पहला दूसरा तीसरा जो है ना सारे के सारे नेगेटिव ऑप्शंस हैं, राइट, सिमिलर टाइप के नेगेटिव ऑप्शंस है, बट चौथा क्या है, पॉजिटिव ऑप्शंस है, राइट, लाइक ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी दिखाता है। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, एडवांटेज पूछा है। ठीक है, तो एडवांटेज में क्या हो जाएगा, डिसाइड्स द रियल स्ट्रॉन्ग टीम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा याद कर लो, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था, आ सकता है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर क्या हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स, एक सेकेंड, गिव मी अ सेक। So yeah, question number 10 is the formula for determining the number of rounds in a single Okay, so question number 10 में है कि the formula for determining the number of rounds in a single league fixture when the number of teams is even, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n-1। आगे बढ़ते हैं, how many matches will be played if there are 22 teams for the knockout fixture, कितने मैचेस खेले जाएंगे अगर नॉकआउट फिक्सर के लिए 22 टीम्स ऑलरेडी रेडी हैं, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21। इसके लिए आपको फिक्सर ड्रॉ करना आना चाहिए, अभी बोल रहा हूँ। हाउ मेनी बाइज, अगर किसी को नहीं आता प्लीज़ जाके वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, मैं नहीं बोल रहा मेरी वीडियो देखो, पर जिसकी भी जहाँ से भी आपको समझ आती है प्लीज़ जाके पहले वीडियो देख लो, फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके नाउ, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट, अगर 8 टीम्स है लीग टूर्नामेंट में तो कितने बाइज दिए जाएंगे, तो आंसर क्या है, 0। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 0। ठीक है, ओके नाउ द आंसर इज 0। उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ते हैं 5 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज बाय क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सर, पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड, प्लेसिंग ऑफ टीम्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है कि एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड, ठीक है, यही होता है। क्यों, क्योंकि जो 22 वाली टीम होगा, आपने देखा होगा वो बाद में खेलती है, राइट, पहले राउंड में कोई भी 22 वाली टीम पार्टिसिपेट नहीं करती, वो दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करती है। ओके नाउ 13 क्वेश्चन नंबर, व्हाट विच फिक्सर इज ऑल्सो नोन एज बर्जर सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर 4 ऑप्शन है, नॉकआउट, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन, चैलेंज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउंड रॉबिन। सीधी सी बात है, याद करने वाली बात है, राउंड रॉबिन को बर्जर सिस्टम भी बोला जाता है, नॉट बर्गर, इट्स नॉट बर्गर, इट्स बर्जर सिस्टम। तो राउंड रॉबिन फिक्सर को बर्जर सिस्टम बोला जाता है। आई होप याद हो गया होगा। ओके सो अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी टीम्स विल बी गिवन, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 70। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ़ देयर आर 17 टीम्स, अगर 17 टीम है तो कितने बाइज दिए जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, सी। अभी ये सारे के सारे वही हैं कि आपको फिक्सर ड्रॉ करना आना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर अब तक आपने देख लिया तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में MCQ के अंदर एक चीज़ जो बहुत कॉमनली पूछी गई है वो क्या है, दैट इज़ फिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो आप प्लीज़ फिक्सचर अच्छे से करके जाना। ओके, फिक्सचर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। नाउ 13th हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाई इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट फिक्सर व्हेन द नंबर ऑफ बाइज आर ऑड। कह रहा है फॉर्मूला बताओ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइज इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट फिक्सर व्हेन नंबर ऑफ बाइज आर ऑड्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बाइज ऑड्स हैं तो लोअर हाफ में नॉकआउट फिक्सर में, ठीक है, कितने टीम्स को बाई हम देंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसका एक फॉर्मूला है n इंटू बी प्लस 1/2, एन बी अपॉन में 2। n इज़ नंबर ऑफ टीम्स इन द लोअर हाफ, b इज़ द नंबर ऑफ बाइज प्लस 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ देयर आर 15 टीम्स। फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये सारे के सारे किसके क्वेश्चन है भाई, देख लो, फिक्सचर के क्वेश्चन है। प्लीज़ फिक्सचर टॉपिक अच्छे से करके जाना, तुम्हारे बहुत सारे MCQ इसमें से मिलने वाले हैं, क्योंकि CBSE ने पुराने सालों में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ रखा है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 15, हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्सर। देखो फिर से फिक्सर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 5।
मैं सही बता रहा हूँ कि यू हैव टू लर्न द फिक्सचर टॉपिक बहुत अच्छे से, बिकॉज बिना फिक्सचर के तुम नहीं कर पाओगे। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ तक कि मुझे पता है आई हैव कम अक्रॉस इस फिक्सचर के ही क्वेश्चन, और सारे 2023, 2022, 2021 ये वाले क्वेश्चन है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि रिपीट हो जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है इनहेंस क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स है। इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स है। रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक, ये भी है। फैसिलिटेट्स पुअर कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डी। ओके 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर to determine number of matches in league fixture for even number of teams। even number of teams डिसाइड करने का कौन से में? लीग फिक्सचर में फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स दे रखा है तो लीग फिक्सचर के अंदर में नंबर ऑफ मैचेस डिसाइड करने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स जब तीनों है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके यू गॉट दैट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखो क्या है? टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, और उसका जॉब दे रखा है कि उसका जॉब क्या है। तो टेक्निकल कमेटी क्या करेगी? राइट। फाइनेंस कमेटी क्या करेगी? तो फाइनेंस कमेटी क्या करेगी? मान लो टू डील विद द मनी एंड एक्सपेंडिचर, तो बी का क्या हो जाएगा? 3। ऑलराइट। उसके बाद सी है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करेगी? ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी। फर्स्ट एड कमेटी क्या हो जाएगी? टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज। एंड टेक्निकल कमेटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो ए का 2, ठीक है, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, तो इस दोनों में है, तो ये तो ऐसे ही चले गए, बी और सी ऑप्शन, राइट, बी और डी ऑप्शन। अब ए का 2, बी का 3, सी का क्या हमारे पास 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसमें सी का 4 दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्शन। इस तरीके से ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं और सही ऑप्शन लगाते हैं। द रिसेप्शन कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट, अरेंजिंग अकोमोडेशन एंड मेडल्स फॉर द पार्टिसिपेंट, प्रॉपर अनकीप ऑफ वेन्यूज, वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। देखो रिसेप्शन कमेटी, यहाँ पे अब 2 ऑप्शन में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ए और डी में, कि भैया वेलकम तो दोनों जगह हो रहा है क्योंकि रिसेप्शन तो वेलकम करती है, लेकिन ध्यान रखना कि रिसेप्शन कमेटी का काम होता है चीफ गेस्ट और स्पेक्टेटर्स को वेलकम करना, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में, ना कि पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा रोहन एंड सतीश ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑन नॉकआउट बेसिस। दे फाउंड दैट द स्पेक्टेटर्स वेर लूजिंग इंटरेस्ट इन द टूर्नामेंट बिकॉज 2 गुड टीम्स वेर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एज दे वेर defeated in the beginning. Which provision could have avoided this kind of situation? देखो ये कह रहा है कि रोहन और सतीश ने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पे ऑर्गेनाइज कराया, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उसकी 2 बेस्ट टीम्स थी ना, वो पहले ही बाहर हो गई, ठीक है, वो जो दो बेस्ट टीम्स थी वो क्या थी, वो पहले ही टूर्नामेंट के बाहर हो गई। तो ऐसा क्या करना चाहिए था कि ये सिचुएशन अवॉइड कर सकते थे? तो आंसर इसका क्या है? सीडिंग। आंसर क्या है इसका? सीडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 कि द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट अरेंजेस। जो बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी है वो क्या करती है? ऑफ कोर्स बोर्डिंग क्या करती है? लॉज मतलब रहने वाला जगह, राइट। तो ऑफ कोर्स देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो एकोमोडेशन एंड मील्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, सी ऑफ कोर्स, ठीक है। मील्स, रिफ्रेशमेंट एंड स्टे ऑफ द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट की बात नहीं करता, आप देखो यहाँ भी 2 बी और सी में कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन नहीं, चीफ गेस्ट नहीं, पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, तो याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज नॉट यूज फॉर ड्रॉइंग ऑफ फिक्सचर्स फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट? बाय, स्टेयरकेस, स्पेशल सीडिंग, सीडिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेयरकेस। जो स्टेयरकेस प्रोसीजर है वो नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर को ड्रॉ करने के लिए काम नहीं आता है। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट। 19 में कह रहा है कि ABC स्कूल इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल्स इन देयर लोकेशन फॉर द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इट प्रोवाइड्स to its stakeholders. Keeping that in consideration, CBSE Sports Cell has given them the responsibility of conducting CBSE football cluster. 35 teams have sent their entry for participation in the tournament. Due to large number of teams willing to participate to the school, the school should conduct the competition by which fixture? सीधी सी बात, देखो इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 35 टीम्स खिलाने हमें, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, जब 35 टीम है, बहुत ज़्यादा टीम है,
तो कौन सा हमें सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए जिसकी वजह से कम टाइम में, ठीक है, और अच्छे तरीके से सारे टीम पार्टिसिपेट भी कर लें, ठीक है, और एक कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा टूर्नामेंट निपट भी जाए। तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, नॉकआउट, क्योंकि नॉकआउट में होगा टीम जल्दी जल्दी बाहर जाएंगी तो जल्दी जल्दी मैच भी खत्म हो सकता है। अदरवाइज बाकियों में क्या है, टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ डबल लीग टूर्नामेंट सच एज द IPL, अ टोटल ऑफ हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड ड्यूरिंग द लीग फेज इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटेड। ये तो IPL का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 42 मैचेस होते मतलब खेले जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड किया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तुम्हें पता हो जैसे 7 टीम है तो IPL में क्या होता है, हर टीम से खेलती है, तब जाके स्ट्रॉन्ग टीम बाहर निकलती है, राइट, राउंड रॉबिन, ठीक है, मेथड। तो उसकी वजह से पहली टीम जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें से खेलेगी, मतलब एक टीम 6 टीम से मैचेस कर रही है। तो 7 टीम है तो 7 टीम अगर आपस मतलब हर टीम 6 से करेगी तो 7 6 42, इस तरीके से 42 मैचेस हमने डिसाइड किया है। 26 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइज नीड टू बी गिवन ऑफ इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। कह रहा है इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइज नीड टू बी गिवन इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। अगर 17 टीम पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो 22 कितनों को मिलना चाहिए, 15 को 22 मिलना चाहिए। कैसे डिसाइड हुआ, फिक्सचर से। तो आई एम टेलिंग यू दिस कि फिक्सचर टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। अब हम दूसरे यूनिट पे आ चुके हैं, ओके, चलो आ जाओ, लेट्स गो। मिनार्क, ये बेसिकली चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स है, ठीक है, दैट इज अ चैप्टर। नाउ मिनार्क क्या, मिनार्क इज रिलेटेड टू व्हाट, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, लेकिन नहीं, एंडिंग को तो मेनोपॉज बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, यस, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ईजी है, किसी को नहीं पता तो याद करते चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल एथलीट, कौन फीमेल एथलीट ट्रायड, ठीक है, कौन सी इसमें से फीमेल एथलीट ट्रायड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ओबेसिटी और ओस्टियोपोरोसिस, दैट इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओबेसिटी, मतलब फीमेल एथलीट ट्रायड क्या नहीं है, ओबेसिटी। द फुल फॉर्म ऑफ ODD इज व्हाट, ODD का फुल फॉर्म क्या होता है, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इन सब में लॉजिक नहीं लगाना, इसमें सीधा याद कर लो, अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है फाइन, चलो नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, लार्ज मसल, स्मॉल मसल, आर्म मसल्स, किस में, तो स्मॉल मसल्स। स्मॉल मसल्स के लिए क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। अब बोल रहे हैं मैच द फॉलोइंग, नॉक नी और गेन्यूवेल्गम, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और बोलेग्स। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड ए, मतलब ए का 3, ए का क्या है 3, दैट इज नीज टच ईच अदर। ऑफकोर्स नॉकनी क्या होता है, नॉकनी तब होता है जब आपस में घुटने हमारे टच करते हैं चलते हुए, ठीक है, लाइक नॉट चलते हुए बट स्टैंडिंग पोजीशन में अगर तुम देखोगे तो नीज जो है लोगों के टच करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड नॉकनी कंडीशन, जिसको हम और भाषा में क्या बोलते हैं, गेन्यूवेल्गम भी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज काइफोसिस, काइफोसिस नथिंग बट इंक्रीज एग्जैजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। उसके बाद लॉर्डोसिस, दैट इज इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, अंदर की तरफ स्पाइन बेंड हो जाता है। और बो लेग्स क्या होता है, ऑफ कोर्स वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विद द फीट, ठीक है। ऑल राइट, अब अगर मान लो ये किसी को नहीं आ रहा होता है ना, मान लेते हैं कि ये किसी को नहीं आ रहा था, तो वो कैसे बनाता, सीधी सी बात है। बो लेग का तो मतलब पता है ना कि भैया नी में गैप होता है, तो ये ऑप्शन हो गया। नॉक नी का मतलब पता है ना, तो हाँ वो क्या होता है भैया कि नीज टच करते हैं। 2 ऑप्शन में डिसाइड कर लिया, ए का 3, डी का 2। अब देखो ए का 3, डी का 2 कहाँ पे है, सब में देखा जाए तो एक ही ऑप्शन बचता है बस, बाकी तुम्हें अगर इसका और इसका मतलब नहीं भी आता था ना तब भी तुम्हारा ऑप्शन हो गया। तो आई एम टेलिंग यू दिस, और ये CBSE 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्लीज़ ध्यान से जितना भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, प्लीज़ उसके ऑप्शंस ज़रूर से ज़रूर आप प्लीज़ उसका ऑप्शन एक्सप्लोर करें, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। इसका ऑप्शन क्या है, फ्लैट फुट। आगे बढ़ो, अगर आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो याद करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन इन्फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट। बोन्स का कमज़ोर पड़ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है, और बोन फॉर्मेशन इम्प्रॉपर था, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टोपोरोसिस, याद रखना। 10 में बोल रहा है कि हालासना इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्डोसिस क्या था, वो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्टरल डिफॉर्मिटी कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व ऑफ द ल्यूम्बर रीजन।
ल्यूम्बर रीजन में कर्व इंक्रीज होने की वजह से कौन सा पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज होता है, दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। ठीक है, इसका भी लॉर्डोसिस है। अब देखो लॉर्डोसिस का डेफिनेशन यही तो है, लॉर्डोसिस का डेफिनेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन, दैट इज कॉल्ड किफोसिस। किफोसिस, तो किफोसिस, लॉर्डोसिस, ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे सोलियोसिस है ना, उसके बाद फ्लैट फुट, ये सब टर्म्स एक बार प्लीज़ आप लोग ध्यान से देख लेना, क्या पता इस बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज़ कॉन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलियोसिस। ये देखो आ गया ना, तो मैं कह रहा हूँ सोलियोसिस, किफोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नीज, ये सब जो कंडीशंस है ना पोस्चरल डिफॉर्मिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि है ना, तो प्लीज़ आप पोस्चरल डिफॉर्मिटी अच्छे से पढ़ के जाएँ, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये तो हमने पढ़ लिया था। 5th नंबर क्वेश्चन, एक्सपेंडेशन ऑफ SPD इज व्हाट, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स लिबर्ड एज असर्शन एंड रीजन। देखो असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर्स आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनैलिटी इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपेरिजन टू द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। असर्शन ये था, इसका रीजन दे रखा है मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। जिसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये है कि जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन जो है वो भी ट्रू है, और आर जो है वो सही रीजन है असर्शन का। देखो क्या है, असर्शन है फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपेरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। देखो जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ना करेक्टिव मेजर के तौर पे, तो वो इफेक्टिव कहाँ होता है, फंक्शनल डिफॉर्मिटी में, ना कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करके तुम नॉक नीज खत्म नहीं कर सकते। अब इसका ऑप्शन क्या रीजन है, मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी, क्योंकि मसल्स और लिगामेंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल डिफॉर्मिटी में अफेक्ट होते हैं। यू गेट दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 17, मैच द डिफॉर्मिटीज़ विद देयर रिमेडियल एक्टिविटी। अच्छा ओके, हमें डिफॉर्मिटी मैच करना है विद देयर रिमेडियल एक्टिविटी। ऑल राइट, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ये देखो सॉरी, कि यहाँ पे आपको इस साइड जो लिस्ट दे रखा है, राइट, ये जो लिस्ट दे रखी है ये है लिस्ट ऑफ डिफॉर्मिटी, और ये है फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि वो डिफॉर्मिटी को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है, स्पाइन कर्व। फॉर एग्जांपल ये देखो स्पाइन कर्व, ये ऐसा कर्व है और डी का कर्व थोड़ा सा साइडवेज है, तो इसका आंसर दैट इज सी, दैट इज ए का 1। मतलब ए में क्या है, नॉक नीज, तो नॉक नीज के लिए क्या कह रहा है, घुड़सवारी करने के लिए। ठीक है, नॉक नीज के लिए हॉर्स राइडिंग करने के लिए हमें बोला जा रहा है। बी इज़ 3, दैट इज़ जो बाउ लेग है उसके लिए हम क्या करें, 3, ये वाला एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये सब ने किया होगा, ये वाला एक्सरसाइज हमने सब ने किया होगा। ठीक है, तो इसका हो गया घुड़सवारी, इसका हो गया ये, राइट। अब हमें ये वाली चीज़ सही करने के लिए ऑफ कोर्स कौन सी करनी पड़ेगी, 2, और ये वाली करने के लिए 4, कॉमन सेंस। ठीक है, तो यह सी का 2, ठीक है, नो सॉरी, सी का 4 एंड डी का 2, उल्टा हो गया, माई बैड। ये देखो इसके लिए ये पोस्चर एक्सरसाइज सही है और इसके लिए ये वाला सही है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन number 15. Sandy is diagnosed with postural adaptation of the spine in the lateral direction. The curve is identified as convexity right. It happened due to Sandy's underdeveloped legs and carrying heavy loads on one side only. What kind of postural deformity doctors found in the Sandy? That is called scoliosis. Scoliosis क्या होता है, lateral direction, मतलब स्पाइन का lateral direction में कर्व हो जाना। ठीक है, that is called scoliosis. तो बस आप यहाँ से याद कर लें। उसके बाद pattern of disobedience can be observed in children suffering from ODD. ODD का फुल फॉर्म हमने ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो posture plays a very significant role in our daily activities. Correct posture means the balancing of the body in an accurate and proper manner. Various types of postural deformities can be identified as various types of postural deformities can be identified in individuals. From the given picture, the deformities seen on the leftmost is caused due to efficiency of which nutrient? Leftmost मतलब इसकी बात कर रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से ये वाला, ये कौन सा कंडीशन है, बॉ लेग। ठीक है, ये क्या है, बॉ लेग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी, दैट इज कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है,
अब इसमें ध्यान देना, बी और सी सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी में भी है बोथ बी एंड सी, तो डी ऑप्शन सही हुआ। ओके, नाउ इन bow legs there is or are wide gap between the knees, pain foot sole, knees calling, of course wide gap between the knees, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। abnormal curve of the spine at the front is called abnormal curve of the spine at the front is called lordosis, ठीक है, is called lordosis। चलो अब हम आगे योगा एंड आसन वाले चैप्टर पे, जो कि मैंने अभी रिसेंट पढ़ाया है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई करो आसन। ये आसन में बिना देखे बोल सकता हूँ भुजंगासन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या होता है, सांप की तरह जब पोज बनाता है इसको भुजंगासन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट टू क्योर अस्थमा। अस्थमा को कौन सा आसन ट्रीट नहीं करता है, दैट इज ताड़ासन करता है, धनुरासन करता है, पर्वतासन करता है, पर भुजंगासन नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, भुजंगासन। ठीक है, ऑल राइट, अभी बात करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 6, द बेनिफिट्स ऑफ शवासन इज और आर। शवासन का बेनिफिट क्या होता है, इट इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर, इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। लेकिन नहीं, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन पावर के लिए हम शवासन नहीं करते, हम उसके लिए मेडिटेटिव आसन करते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन नंबर है वज्रासन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इफ एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम। वज्रासन परफॉर्म नहीं करना चाहिए अगर इंडिविजुअल किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक नी पेन। क्योंकि नी पेन में क्या होता है, नी पेन में आपके वज्रासन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें नी बहुत ज़्यादा बेंड होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। वन ऑफ द पॉसिबल कॉज फॉर ओबेसिटी कुड बी व्हाट। ओबेसिटी के लिए वन ऑफ द पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी कि हेरिडिटी और एक्सेसिव ईटिंग। ऑफ कोर्स एक्सेसिव ईटिंग। आइडेंटिफाई द आसन, ये कौन सा आसन है, दिस इज धनुरासन। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हाफ बो बना है ना, धनुरासन मतलब धनुष बन गया। ठीक है, तो याद रखना आपको। गोमुखासन एंड पद्मासन आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पॉस्चरल डिफॉर्मिटी, तो वो जाए नॉकनीज। ठीक है, जो गोमुखासन एंड पद्मासन है वो नॉकनीज को क्योर करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एस आसन शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग फॉर क्योरिंग ओबेसिटी, दैट इज कॉल्ड त्रिकोणासन। अगर आप त्रिकोणासन परफॉर्म करते हैं तो आपका ओबेसिटी कम हो जाएगा। विच आसन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट को इंक्रीज करने के लिए कौन सा है, ताड़ासन। ऑफ कोर्स ताड़ासन में क्या करते थे, फुट को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपने आप को ऊपर उठाते थे। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट विच अमॉन्ग दीज इज सिटिंग आसन। सिटिंग आसन कौन सा है इसमें से, अर्धमत्स्येंद्रासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन। तो अर्धमत्स्येंद्रासन, दिस इज क्या, दिस इज अ सिटिंग आसन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में मैच करना है कि गरुड़ासन क्या होता है, गोमुखासन क्या होता है, चक्रासन क्या होता है और नौकासन क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आप तब तक करेक्ट करिए, तब तक मैं 12th क्वेश्चन करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट अ रेमेडियल आसन फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए क्या ऑप्शन रेमेडियल नहीं है, दैट इज कॉल्ड वज्रासन। यानी कि ताड़ासन, हलासन और अर्धमत्स्येंद्रासन करता है, बट वज्रासन नहीं करता है, याद रखना। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के। तो इसका 5th नंबर का आंसर जो है ऊपर दे रखा है, दैट इज ए, यानी कि ए का 3, बी का 4, राइट। जो गरुड़ासन है वो किसके लिए यूज़ होता है, बो लेग के लिए, राइट। गोमुखासन इज़ फॉर नॉक नीज। ठीक है, चक्रासन किसके लिए यूज़ होता है, चक्रासन इज़ फॉर आई थिंक लॉर्डोसिस, एंड नौकासन इज़ फॉर राउंड शोल्डर। तो सी का 2 और डी का 1, सी का 1 और डी का 2। ऑल राइट, चक्रासन इज़ फॉर राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स के लिए चक्रासन यूज़ करते हैं, बिकॉज चक्रासन में यू लाइक, ओके गॉट इट। सो चक्रासन इज़ फॉर राउंड शोल्डर एंड नौकासन इज़ फॉर लॉर्डोसिस। Next, which of the following is a medical condition? Which of the following is a medical condition causes lifestyle diseases? कौन सी medical condition lifestyle disease करती है? तो of course that is called obesity. Which of the following asan is beneficial in reducing obesity? तो मत्स्यासन is beneficial in reducing obesity. सब मैंने पढ़ाया है, ओके, सो प्लीज़ ध्यान रखना। Which of the following asan is beneficial in the lifestyle disease of diabetes, asthma and hypertension? तो क्या हो जाएगा इसका, भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन से क्या होता है, आपके डायबिटीज़, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आसन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूविंग बॉडी पोस्चर, दैट इज कॉल्ड ताड़ासन। ताड़ासन में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेट होती है और हाइट भी बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर शवासन। शवासन के लिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर किसी को
शवासन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ऐसा, मतलब एज सच दे नहीं रखा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। Which of the following are benefits of performing Vakrasana? So it helps in healing of ulcers and hernia. It helps in controlling waist pain and chronic back pain, and both A and B, and neither A nor B. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, that is it helps in controlling waist pain and chronic back pain, ठीक है। शालाभासन, शालाभासन is beneficial for removing unwanted fat around waist, hips and thighs and back pain, ठीक है। शालाभासन, क्योंकि शालाभासन में क्या होता है, आपने देखा होगा वेस्ट और हिप्स के मसल्स जो होते हैं और थाइज के मसल क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। नेक्स्ट, ऑलराइट, अभी बात आता है कि एस्थमा कैन बी रिड्यूस बाय परफॉर्मिंग डैश एंड डैश, मतलब एस्थमा दो कौन से ऐसे आसन से जिसकी वजह से एस्थमा दूर होता है, ठीक है। सुखासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, तारासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मत्स्यासन। तो इनमें से कोई सा भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि एस्थमा को ट्रीट करता है, ठीक है। तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, नॉन ऑफ द अबव। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ हस्तासन। तो इट हेल्प्स इन शोल्डर एंड नेक इंजरीज, ठीक है, इट हेल्प्स इन शोल्डर एंड नेक इंजरीज। जो हस्तासन है, आपने देखा होगा, हस्तासन हम ऐसे परफॉर्म करते हैं जिससे कि हमारा शोल्डर और नेक के पास के जो मसल्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, शालाभासन हमने ये कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमोत्तासन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ व्हाट, माइग्रेन, प्रेगनेंसी, लो ब्लड प्रेशर, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी इज समथिंग जो कि बहुत सारे आसन वो हमें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। नाउ अब आ गए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अब आ गए हम नेक्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट ऑलराइट, तो फर्स्ट डिफलाइम्पिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर ऑफ 1924। अब इसमें लॉजिक क्या लगाओगे, ये तो याद करने वाली चीज़ है, तो इसको एज इट इज़ याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है वॉचिंग अदर्स प्ले एंड एंजॉय विच इन टर्न मोटिवेट द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स टू पार्टिसिपेट इज अ पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, तो ऑफकोर्स सोशल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कौन सा नहीं, डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, मेमोरी डिसऑर्डर, सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल, क्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ओपन स्किल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइन मोटर स्किल। 7 नंबर क्वेश्चन, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट एंड प्रेफरिंग टू स्टे अलोन आर कॉमन टू विच डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ASD, ठीक है, ASD। फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन कैचिंग अ बॉल, कैचिंग एक बॉल पकड़ने के लिए कितना किस टाइप का मोटर डेवलपमेंट चाहिए, फाइन मोटर डेवलपमेंट चाहिए हमें, ठीक है, गेट दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्रेन्स ट्रबल इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी टर्म्ड एज SPD, ओके। SPD की वजह से जो ब्रेन में रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, गेट दैट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मोटर डेवलपमेंट ओनली हैपन्स व्हेन द चाइल्ड इज बायोलॉजिकली एंड मेंटली रेडी फॉर इट। मोटर डेवलपमेंट refers to the development of movement and various motor abilities from birth till death. It is the ability to move around and manipulate his or her environment. The first stage is marked by extremely rapid growth and development, as in the second age by the age of 2 years. This development has begun to level out somewhat. The final stage does not have any marked new development, rather it characterized by mastering and development of the skills achieved in the first 2 ages. Which factor affects motor development, ठीक है, विच फैक्टर्स अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट। बाय देखो इतना कहानी देखे ना, लास्ट में एक लाइन से पूछ लिया है कि विच फैक्टर अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट, आपको बस यही पढ़ना था। अब इसका आंसर देख लो कि कौन से फैक्टर मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन होगा ए, दैट इज बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशन एंड अपॉर्चुनिटी। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें मोटर मूवमेंट को अफेक्ट करती है। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, 10 नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन not helps to promoting adaptive sports, that is Olympics, Deaflympics, Paralympics और both BNC। तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंपिक्स। उसके बाद है द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन, पहला स्पेशल ओलंपिक गेम्स कब किया गया था, 1968 में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ
विच कंट्री हैज़ होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स मोस्ट टाइम? कौन सी कंट्री ने मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशल ओलंपिक्स होस्ट करी? दैट इज़ कॉल्ड USA, अमेरिका ने ये चीज़ किया है। ओके, अब देखो 5 क्या है, गिवन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5th नंबर क्वेश्चन में इट इज सेइंग कि बताओ, गिवन बिलो असर्शन रीजन दे रखा है कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन। रीजन दे रखा है फिजिकल एजुकेशन बोरोज प्रिंसिपल्स फ्रॉम अदर एलाइड फील्ड्स। अदर एलाइड फील्ड्स, इसका ऑप्शन देखते हैं। जिसका ऑप्शन है दैट इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कि आर कि बोथ ए एंड आर जो असर्शन और रीज़न है वो करेक्ट है, लेकिन और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंक्लूड इन स्पेशल ओलंपिक्स? हैंडबॉल, जूडो, क्रिकेट, ऑल ऑफ दिस। जहाँ तक मैंने देखा है इसमें तो ऑल ऑफ दिस ही होते हैं, सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही गेम्स खेले जाते हैं। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज इन रोम। रोम में पहला पैरालंपिक गेम्स कब ऑर्गेनाइज किया था? दैट इज कॉल्ड 1960। देखो आई नो ये थोड़ा बहुत इरिटेटिंग है कि ये सारे इतने डेट्स याद करने हैं, ये करने हैं, बट देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट ये PYQ करके चले जाओ। 200 PYQ तुम्हारा बहुत हद तक आ जाएगा, हो जाएगा, सारा हो जाएगा। ओके, 15 IPC वॉज फॉर्म्ड ऑन 22 सितंबर 1989 एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। IPC कब बना था? 22 सितंबर को बना था 1989 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज़ जर्मनी में। अब देखो इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी में जो IPC फॉर्म हुआ था वो कब हुआ था? बस उसका डेट दे दो 1989 में। उसके बाद 16 में लोगो ऑफ डेफलिम्पिक्स इज इंस्पायर्ड बाय द साइड ऑफ ओलंपिक्स। जो डेफलिम्पिक्स है वो ओलंपिक्स के साइन से उसका लोगो से इंस्पायर है। 17 कह रहा है फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन है डज नॉट हेल्प देम टू कोप विद स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। गलत ऑप्शन है। हेल्प्स टू चेंज देयर सोशल बिहेवियर पॉजिटिवली, हाँ ऑफ कोर्स, तो बी ऑप्शन होगा। नाउ चेंजिंग द रूल्स ऑफ गेम और स्पोर्ट टू सम एक्सटेंट फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर स्ट्रैटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। चलो अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन स्पोर्ट्स पे। चलो पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ चलो जवाब दो। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, गिव एनर्जी, रैपिड सेल, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। तो ऑफकोर्स बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हम पानी पीते, तो पानी से ये चीज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्युबल विटामिन? कौन से विटामिन वाटर सोल्युबल होते हैं? तो विटामिन B एंड C। ठीक है, तो जहाँ भी विटामिन B एंड C दिखे ऑप्शन नंबर B, तो B करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच अमॉन्ग्स दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल? तो दैट इज कॉल्ड आयोडीन। माइक्रो मिनरल क्या नहीं है? आयोडीन। हु डिस्कवर्ड विटामिन A? विटामिन A किसने डिस्कवर्ड किया? डॉक्टर MC कॉलम ने। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन के बारे में क्या ऑप्शन ट्रू नहीं है? प्रोटीन फॉर्म्स न्यू टिश्यूज, सही है। प्रोटीन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स, ये भी सही है। प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर C। उसके बाद करते हैं विच अमॉन्ग्स दीज इज़ नॉट अ माइक्रो मिनरल? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम इज़ अ माइक्रो मिनरल, सॉरी मैग्नीशियम माइक्रो मिनरल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट करेंगे जल्दी से कि कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट? 1:1, ऐसे याद रखना, 1:1। मैच द फॉलोइंग। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C। विटामिन C किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन B की कमी से, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, तो मुझे पता था, राइट। तो D का 4, C का 1, D का 4, C का 1 कहाँ पे है? सॉरी, D का 1 और C का 4, C का 4 D का 1 कहाँ पे है? C का 4 और D का 1 इज ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है B2 किसका नाम है? दैट इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हम B2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब और यहाँ पूछा गया विटामिन A, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो गया। देखो फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया ना, देख ला है। तो ऐसे तरीके से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हैपन्स बिकॉज ऑफ विटामिन A ऑफ कोर्स। विटामिन B से आई गेस बेरी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येस। एंड विटामिन C की कमी से पायरिया होता है। ठीक है, यू गेट दैट? ओके, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस? तो हमने पढ़ा था अभी क्या है? विटामिन A है, तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। देख रहे हो, अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन में फ़र्क नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, तुम समझ रहे हो?
ये 2020 में पूछा गया था, ये 2021 में पूछा गया था। तो देख रहे हो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल राइट, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला करते हैं, मैच द फॉलोइंग। विटामिन B12, B3, B7, B1 और पूछा गया है कि इसकी सबको मैच करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ए का 3, दैट इज विटामिन B2 से विटामिन B2 इज रिलेटेड टू कोबालामिन, ठीक है। एंड विटामिन B3 इज रिलेटेड टू निएसिन, विटामिन B7 इज रिलेटेड टू बायोटिन, ठीक है। एंड विटामिन B1 इज रिलेटेड टू थायमिन, ठीक है। एसेंशियल रीजन की बात करें तो कह रहा है रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट फूड्स दैट हैव सर्टेन फाइटोकेमिकल्स इन टर्म्स। ये दे रखा है स्टेटमेंट। रीजन दे रखा है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो ऑफ कोर्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है, कह रहा है यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट USDA इंक्लूड्स इज इट एज अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। रीजन कह रहा है वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज ए और आर ट्रू तो है बट आर क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कहाँ, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है बी और सी में, तो कंफ्यूज मत होना। द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज व्हाट, फिश, मीट एंड एग्स ऑफ कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, दैट इज कॉल्ड विटामिन। विटामिन क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल्स, तो कैल्शियम इज अ मैक्रो मिनरल, ओके। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल इन फूड विच आर नीडेड फॉर डेवलपमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, बॉडी नीड्स ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव मार्क के निकल जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो इसका क्या हो जाएगा, रफेज। वन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी इज टू इंक्रीज बल्क ऑफ मसल्स, इम्प्रूव आवर एंड्योरेंस, तो इसका ऑप्शन जगह सी, दैट इज फॉर्म टिश्यूज एंड रिपेयर द ब्रोकन टिश्यू, ओके। प्रोटीन यही करता है ना जिम में, तो इसलिए प्रोटीन लेते हैं हम, राइट। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब याद रख लो क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है। और मैं ये PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है जतिन क्या है, वेट लिफ्टर है, तो वेट लिफ्ट कॉम्पिटिशन लगे, तो वेट लिफ्टिंग में क्या होगा, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑफकोर्स प्रोटीन मर के निकल जाओ आगे। Which of the following is not a form of carbohydrate, that is called multiple is not a form of carbohydrate. The following are macronutrients except, सारे macronutrients except vitamins, क्योंकि vitamins अभी हमने पढ़ा क्या है, micronutrients है। कह रहा है 26 क्वेश्चन में कह रहा है the mineral that is required for developing strong bones and teeth, that is called phosphorus। उसके बाद 27 है which of the following vitamins is not a fat soluble, तो ऑप्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन्स इज कॉमनली नोन एज राइबोफ्लेविन। अभी हमने पढ़ा था राइबोफ्लेविन क्या होता है, आई थिंक B2, सो या B2 इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, दैट इज रफेज, कैफीन, वाटर, सारे क्या हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, ओके। अब हम आ गए नेक्स्ट चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग कि मैच करना है हमें कि प्लेट टैपिंग टेस्ट, ठीक है, पुशअप, पार्शियल कर्ल अप, मॉडिफाइड पुशअप, इन सब से क्या क्या होता है। सबसे पहले प्लेट टैपिंग टेस्ट से होता है स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट की स्पीड और कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। पुशअप से आपका ऑफकोर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ये बढ़ता है। पार्शियल कर्ल अप से क्या हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, कर्ल अप जब आप करते हो उससे, तो ठीक है। और मॉडिफाइड पुशअप से क्या होता है, दैट इज़ मॉडिफाइड पुशअप से क्या होता है, अपर पार्शियल कर्ल अप से एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ता है और मॉडिफाइड पुशअप से अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which test is used to test the functional ability amongst senior citizen, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकली एंड जोन्स टेस्ट। याद रख लो कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनमें कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, रिकली एंड जोन्स टेस्ट। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट, तो 30 सेकेंड इज द ड्यूरेशन फॉर आर्म कर्ल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट विल बी द फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ अ गर्ल इफ द टेस्ट ड्यूरेशन वाज 300 सेकेंड एंड द पल्स काउंट वाज 80, तो दैट इज कॉल्ड 68.1। इसका एक फॉर्मूला आता है, प्लीज़ आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ओके, आई एम होपिंग। 7 नंबर विच टेस्ट इज डेवलप टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजन्स, दैट इज कॉल्ड रिकली एंड जोन्स। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये 2021 टर्म 1 में और ये कब पूछा गया था,
2021 टर्म 1 में। अच्छा सेम दिन पूछा गया तो 2 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी absorbed and consumed by working muscles from the blood is called oxygen uptake, not intake. उसके बाद हार्वर्ड स्टेप इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस, दैट इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर। आप देख लो यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन आ गया कि चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट क्या होता है, बैक स्ट्रेच टेस्ट के मतलब कौन सा टेस्ट किस बॉडी पार्ट के स्ट्रेंथ को जज करने के लिए किया जाता है। तो चेयर स्टैंड टेस्ट इज़ फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है। आर्म कर्ल टेस्ट इज़ फॉर upper body strength, back stretch test is for upper body flexibility, and 6-minute walking test is for aerobic endurance. Identify the test for which the pattern is followed, that is called 6-minute walk. Next, identify the question number 10, identify the component of fitness which is tested through this exercise. Maximum strength, explosive strength, I think explosive strength क्योंकि हमने एक बार इसमें ये बेसिकली लॉन्ग जंप है। नाउ क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग कह रहा है कि हमें मैच करना है कि कौन सा एक्सरसाइज से क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम फिगर को गौर से ऑब्जर्व करें तो डी तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, डी की वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। सो या फॉर डी इट इज़ लाइक 1, दैट इज़ लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। उसके बाद जो हमारा सी ऑप्शन है, राइट, सी की वजह से क्या होता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, इससे हमारा अपर बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है। एंड देन बी और ए बचा, तो बी से हमारा क्या बचता है, बी से 2 एंड ए का 4। सो बी इज़ फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ए इज़ फॉर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ कोर्स ए की पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एब्डोमिनल पार्ट स्ट्रेच हो रहा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी इफ इट्स वेट इज 68 kg एंड 161 सेंटीमीटर। देखो कुछ नहीं है, BMI का एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है, कि हाइट इन मीटर स्क्वायर अपॉन लाइक बॉडी वेट इन kg अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर दो और उसका एक चार्ट इंडेक्स दे रखा होता है, राइट, 18 इज़ द लाइक बार। उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना है कि वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, नॉर्मल वेट है, क्या ओबेसिटी है, क्या है। ओके, अब बात करें 12 में, नेम द कॉम्पोनेंट विच इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट, तो ऑफकोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अंकित लिव्स विथ हिज ग्रैंडफादर हु इज 65 years old and leads a sedentary lifestyle. Ankit is worried about his health. He would like to test his grandfather's functional fitness. Which test should Ankit? Of course, chair sit and reach test, क्योंकि आर्म कर्ल टेस्ट तुम करवाओगे नहीं, बैक स्ट्रेच टेस्ट करवाओगे नहीं, ठीक है। तो एक ही बचता है कौन सा, चेयर सिट एंड चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विथ एंड यूथ इज, जो एज ग्रुप है जिसमें कि चिल्ड्रन और यूथ आते हैं वो कौन सा है, 5 से 25 साल। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 इज द स्टोरी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरोबिक फिटनेस टेस्ट। इट वॉज डेवलप्ड बाई Broa and others in 1943. It is used to measure aerobic fitness by checking the recovery rate. Few students were asked to conduct Harvard step test for their classmates, and they were asked to note down the complete details of their aerobic capacity. For conducting test, they required a bench separate for boys 20 inches and girls 16 inches, which with one stop watch to note down the timing and their recovery rate. How many times is the reading reading taken for a long term fitness index, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, हु डेवलप्ड द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, किसने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को डेवलप किया, इज कॉल्ड ब्रूहा। ओके, नेक्स्ट पेज, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी, किसके, तो हाई लाइक जो ऊपर लाइक सीनियर सिटीजन तो उनके। पीपल हु आर ओवरवेट और ओबेज डू नॉट नेसेसरी हैव टू स्लो व्हाट, BMR। Okay, 28 question is, what is the height of the chair's seat above the ground in the senior citizen chair stand test? 44 सेंटीमीटर। ये चीज़ें याद रख लो क्योंकि ये सब फैक्चुअल होते हैं और ये सब एज इट इज़ एग्जाम में आ जाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें याद कर लें अच्छे से। 19 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन बैरो 3 आइटम टेस्ट, दैट इज कॉल्ड शटल रन। What is the height of box used by boys in Harvard step test? That is 20 inch. So Harvard step test है, उसमें जो height of the box है जो कि boys की तरफ यूज़ करते हो, that is called 20 inch. Okay. Now, in the arm curl test for upper body strength, if a woman of 68 years is able to complete 19 curl-ups in 30 seconds, her fitness level will be classified as above average. Okay. ये एक पैरामीटर है कि अगर 30 सेकेंड में 19 कर्ल-अप्स कर लिए 68 साल की महिला ने, तो मतलब वो क्या है, अबव एवरेज उसकी फिटनेस है। ओके, सो एफर जनरल फिटनेस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ पुल-अप्स बॉयज़, सिट-अप्स
फ्लेक्स लेग्स बॉयज एंड गर्ल्स, शटल रन बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, ऑल ऑफ द अबव। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि इन द चेयर सेट रीच टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन द डिस्टेंस मेजर्ड इज बिटवीन डैश एंड डैश। तो क्या होता है, टिप ऑफ द फिंगर टिप्स टू टोज। उसके बाद FMS प्रोवाइड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मेनी फिजिकल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग गेम्स, डांस, स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग का पर्पस क्या होता है, मेजर स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब बोथ। The back stretch test for upper body flexibility is done in dash position, that is called standing position. Okay, what equipments required for Fleming balance test, that is called stopwatch. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि for male senior citizen of 65 years completes 2 trials in the 8 foot up and go test in 5.3 and 4.2 seconds respectively, his agility will be classified as above average. The 6-minute walk test for senior citizen measures what? Overall physical fitness, walking fitness, lower नहीं, वो क्या होता है अगर आपको पता हो, एरोबिक एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए करते हैं। Which one of the following test is strength test, that is called partial curl up, push-ups for boys, modified push-ups for girls, all of that, ठीक है। In the motor fitness test, the 600 meters run or walk measures endurance, okay। Now next question, क्या the ability to tolerate higher concentration of dash can help improving endurance performance, that is called lactic acid. Ability to tolerate higher concentration of lactic acid improve endurance performance. Identify the movement, ये जो मूवमेंट कर रहा है आदमी गोल गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं, circumduction, ठीक है, circumduction. Question number 2, which of the following factors does not determine flexibility, that is called efficiency of lungs. Which one of the following is shown in the illustration, that is called flexion, टाइम के साथ बुढ़ा मतलब झुक गया ऐसे। स्लो स्विच फाइबर्स आर डैश इन कलर, स्लो स्विच फाइबर्स आर रेड इन कलर्स, ठीक है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट इज कॉज्ड बाय मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन, उसके बाद क्या रहा है, ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स एट विच जॉइंट, तो रिस्ट, ग्लाइडिंग मूवमेंट किस पे होता है, रिस्ट पे होता है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑड वन क्या है। तो आई थिंक जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं ऑड वन इज़ लाइक 4, बाकी किस तरीके से 4 इज़ द ऑड वन। अब कह रहा है मैच द फॉलोइंग। सो ए इज़ एबडक्शन, ठीक है, ए इज़ एबडक्शन, ओके। उसके बाद एज यू कैन सी ए इज़ एबडक्शन एंड बी इज़, आई थिंक बी इज़ एडक्शन, राइट, नो, बी इज़ flexion, C and D, okay, C and D. So C is nothing but extension, okay, and D is adduction. All right, price treatment is for sprains. When the bone is broken into more than one piece, it is called comminuted fracture बोलते हैं इसको। The capacity of muscles to absorb and consume oxygen is called oxygen uptake, intake नहीं, uptake. Which one of these is the long-term effect of exercise on cardiovascular system, that is called cardiac output. Acceleration run is used to improve speed. When question number 12, physiological factor determining speed are A and C, that is called both A and C, that is called explosive strength or muscle composition. उसके बाद क्या है, overstretching of ligament cause sprain. 22 कह रहा है when the angle between the two bones decreased, it is termed as flexion, ठीक है। dash bone comes out of socket in hip dislocation, that is called femur bone क्या होता है, सॉकेट से बाहर आता है अगर हिप डिसलोकेट हो गया तो। द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस रिलेटेड टू मसल्स डू नॉट इंक्लूड स्पीड ऑफ द मसल, ऑलराइट। डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू ऑफ कोर्स जॉइंट इंजरीज। 15 कह रहा है फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर्स अनदर बोन, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इतना ही मतलब फ्रैक्चर जिसमें कि एक हड्डी दूसरे हड्डी में घुस जाती है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, दैट इज कॉल्ड एनाएरोबिक कंपोजिशन ऑफ कोर्स। स्प्रेन इज एन इंजरी ऑफ लिगामेंट। स्प्रेन क्या है, लिगामेंट का इंजरी होता है। आई नो ये सब याद करना मुश्किल है, बट यू हैव टू, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ओके। 25 number question is the amount of blood pumped by the heart in 1 minute is cardiac output. 26 is in a trained male athlete, the stroke volume normally varies between dash ml per beat, that is 100 and 120. उसके बाद क्या है, laceration is a irregular cut on the skin. किसी भी स्किन पे irregular कट लग गया तो इसको laceration. The factor called
dash of the respiratory system is decreased after endurance training. That is called breathing frequency. 27 कह रहा है which of the following is not a beneficial effect on muscle biochemistry due to exercise. That is called better muscle of coordination. 28 में which of the following is or are bone injury. Green stick, oblique, impacted, all of these is a bone injury. Fractures may be classified as dash and dash, open and closed fractures. Soft tissues injuries may be classified as acute and overuse. Which of the following is not a cause of sports injuries? That is none of the equipment related to poor technology, age reduction related cause. ये सब नहीं होता है, right? My personal favorite, that is called physics, basically kind of physics in the sports. कह रहा है center of gravity is the average location of an object, weight, force, resistance, velocity, of course objects, weight. उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी. ग्रेविटी करता है, एंगल ऑफ रिलीज ये भी करता है, एयर रेजिस्टेंस ये भी करता है, इसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं. तो बॉयंट फोर्स इज समथिंग विट इज नॉट, बिकॉज बॉयंसी कहाँ लगती है, पानी में लगती है. उसका तीसरा कहता है कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ static equilibrium, dynamic equilibrium, active equilibrium, passive equilibrium. That is called active equilibrium. In law of acceleration of an object is inversely proportional to its what. कि कह रहा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के हिसाब से जो एक्सेलरेशन के बॉडी जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास से. अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा. स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ कोर्स, ठीक है, कि वो तब तक मूव करता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके ना. लॉज ऑफ मोशन कह रहा है, ओके, एसर्सन और रीजन दे रखा है. एसर्सन कहता है कि चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. एंड रीजन कह रहा है लाइटर मास विल ट्रैवल एट अ फास्टर स्पीड. तो बताओ क्या होगा इसका. A change in acceleration of an object is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mass. करेक्ट ऑप्शन है. तो assertion तो करेक्ट है. लाइटर मास विल ट्रैवल ऑफ कोर्स. तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ए, सॉरी बी, बिकॉज लिखा बी आर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 7 नंबर को बोल रहा है विच लॉ अमंग्स द गिवन वन इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ कोर्स सबको पता होगा. हु गिव्स लॉज ऑफ मोशन. तो ऑफ कोर्स न्यूटन ने दिया है, ठीक है. स्विमिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल. देखो अभी इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऋषि सिंपल पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो कि स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन. ऑफ कोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रिएक्शन. 10 में पूछ रहा है, ये देखो इसने मारा जोर से, ठीक है. तो पूछ रहा है कि कैन यू नेम द लॉ, तो ये कौन सा लॉ था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. उसके बाद है सोहन, अ न्यू स्टूडेंट इन स्कूल. ये भी मत पढ़ो, ठीक है, सीधा एंड में पढ़ो कि क्या कहना चाह रहा है. मूवमेंट इन द डिफरेंट गेम्स. कह रहा है फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन कम्स अंडर विच मूवमेंट. तो ऑफकोर्स एंगुलर मूवमेंट में आता है, ठीक है. 12 नंबर क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इट. It is related to which what, like of course Newton's second law of motion की force equal to mass into acceleration. तो force is directly proportional to acceleration, तो force is equal to mass into acceleration क्योंकि mass as a constant काम करता है. Question number 13 कह रहा है Newton's which law states that every object will remain at rest or in motion until any external force is applied. कह रहा है Newton's which law state that every object will remain at rest in motion. तो of course कौन सा है, first law of motion है. 14 कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन इज Newton's first law of motion is also known as law of inertia. देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राइट. Friction always acts in the opposite direction of course. Which of the following Newton's laws of motion applied to athlete performing a high jump of solid surfaces? Third law of motion. उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. A basketball shot towards the basket follows a parabolic path due to the friction with the air. Correct. Effect of Newton's third law of motion. Correct. Gravitation. Correct. All of the नहीं sorry एक सेकंड रुक जाओ. Basketball shot towards the basket follows a parabolic path due to gravitation. Of course gravitation की वजह से. तो ऑप्शन नंबर सी, the force of friction dash the motion of one of the opposes. 19 is static friction comes into play when dash, okay, when two bodies are in contact and force is applied to one of them, right. Dynamic friction is the force of opposing motion of one body over the surface of another body when one body is actually moving. Of course जब दोनों में से कोई एक बॉडी मूव कर रही होती है तो फिर डायनेमिक फ्रिक्शन लगता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल इन द स्पोर्ट और स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ आइस स्केटिंग. इन सब में से रनिंग, स्प्रिंट, बोर्ड, जंप, टेनिस, इन सब में क्या होता है, आइस स्केटिंग में होता है कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है. रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि सब में क्या होता है, बॉल होता है. 23 कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज बेनिफिशियल फॉर परफॉर्मेंस. साइकिलिंग, फुटबॉल, बोथ एंड बी, दैट इज कॉल्ड फुटबॉल. नेक्स्ट चैप्टर
ठीक है. Traits like psychology in sports. Traits like sadness, mood swings, and emotional instability are related with what extroversion, agreeableness, conscientiousness या फिर न्यूरोटिसिज्म. तो दैट्स कॉल्ड न्यूरोटिसिज्म. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर्टन रीजन दे रखा है कि एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट्स. ठीक है, तो करेक्ट है. रीजन एग्रेशन इज इनविटेबल एंड इंसेपरेबल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. ऑफ कोर्स दोनों रीजन, मतलब एसर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एसर्सन का करेक्ट रीजन दे रखा है. A person who likes to learn new things, new concepts and new experiences are categorized as openness. Of course, openness बोलते हैं उसको. Assertion कह रहा है intrinsic motivation has long-term benefits, और reason कह रहा है as a factor behind it are naturally pursuing actions that provide fun, pleasure, fulfillment और challenge. ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए. एंडोमॉर्फिक पीपल आर व्हाट? ओबेज. जंग क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी इन द फॉलोइंग वेज. किस पे? इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. जंग ने किस तरीके से क्लासीफाई किया? दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के तौर पे. क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी पे पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बाकियों पे भी क्वेश्चन आ सकता है. ट्रेट्स लाइक इंसाइट, इमेजिनेशन, रिसेप्टिविटी टुवर्ड्स न्यू आइडियाज are involved with openness. ठीक है. पर्सन विथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशंस आर टर्म्ड एज न्यूरोटिसिज्म, बिकॉज सैडनेस, एंगर, ये सब उन्हीं में होता है. अ पर्सन हैविंग बोथ ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज एम्बीवर्ट्स. ऑफ कोर्स. To an ordinary person, personality does not include one's manner of dressing. ठीक है. Method of solving problems. So I think method of solving problem is the most suitable option. Carl Jung classified personalities on the basis of mentality. Extroverts are what? Very social, outgoing and lovely, full of confidence. All of these. So all of these हो जाएगा. Jung classification classified most of the people as ambiverts, mesoverts, extroverts, introverts. That is called ambiverts, जो कि mix होते हैं both के. दोनों के मिक्स होते हैं. इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट नॉट इंक्लूडेड इन द बिग फाइव. दैट इज कॉल्ड एग्रेसिवनेस. Which of the following qualities is characteristic of openness as a personality trait? So having a broad range of interest, of course. Aggression is displayed in sports through unsportsmanlike behavior, use of abusive words, physically attacking, of course सारे होंगे. In instrumental aggression, the main aim is used to achieve a positive goal. क्योंकि मान लो अगर मुझे गुस्सा है तो मैं बैट से उसको छक्के चौके मारूंगा ना कि प्लेयर को मारूंगा, है ना. तो ऑब्वियसली रीज़न है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे. दैट इज आई थिंक ये लास्ट चैप्टर ही है. यस, लास्ट चैप्टर ही है. सो ऑफ कोर्स वी आर एबल, लाइक ऑलमोस्ट वी आर देयर टू कंप्लीट. डोंट वरी. ऑल राइट, अब बात करते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. दैट इज लास्ट चैप्टर. कि फार्टलेग ट्रेनिंग इज यूज टू डेवलप एंड्योरेंस. फार्टलेग ट्रेनिंग से क्या होता है? एंड्योरेंस बढ़ती है. विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग. दैट्स कॉल्ड कपलिंग एबिलिटी. जंपिंग on the spot is an example of isotonic exercise. Okay, take off in long jump is an example of explosive strength, of course. हाँ, यहाँ पे कहानी दे रखी है और कहानी के एंड में क्या पूछा है? द टेस्ट विच इज शोन द पिक्चर परफॉर्म टू असेस विच कॉम्पोनेंट. ठीक है, ये ऐसे दौर क्या रहा है बेटर रहता है. दैट्स एजिलिटी. सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग व्हाट? सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस. और उसके बाद रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड एंड्योरेंस. ऑल राइट, नाउ द वर्ड मीसो इन मिसोमॉर्फ इज रिलेटेड टू मस्कुलर. एबिलिटी टू अचीव, टेंथ क्वेश्चन इज एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एबिलिटी. ओके, एक्सेलरेशन एबिलिटी. वाइल एक्सरसाइजिंग on a multi-gym, the type of muscular contraction that occurs is isometric. 12 कह रहा है which amongst this is not a method to improve flexibility. That is called fartlek training. Which one of the following is not a type of strength? That is called minimum strength. उसके बाद कह रहा है माइक्रो साइकिल इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल टिपिकली लास्टिंग अ वीक. माइक्रो साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? एक वीक होती है. अ पुशअप इज़ विच फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज? दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक. पुशअप इज़ अ फॉर्म ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज. 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. दैट्स कॉल्ड एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग. उसके लिए हम क्या करते हैं? योगा करते हैं. डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज दैट इज they cannot be done by heart patients. Okay, 18 number question is which are two forms of isotonic exercises? That is called concentric and eccentric. ठीक, concentric and eccentric. 19 number question is which of the following is an advantage of doing isokinetic exercises? So they develop both dynamic and explosive strength. Dynamic aerobic endurance that body's demands for oxygen and fuel is more than the rate of their supply. उसके बाद 21 में कह रहा है ट्रेनिंग फॉर एंड्योरेंस डेवलपमेंट हैज़ द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बीइंग गुड फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ नॉट रिक्वायरिंग एनी स्पेशल इक्विपमेंट ऑल ऑफ द अबव. ठीक है.
22 कह रहे हैं which of the following is not a training method for endurance development? That is none of these. Which of the following is not a training method for endurance development? फार्टलेग ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, किसी में से भी ये सारे ट्रेनिंग की कोई भी ट्रेनिंग जो है वो हमारे एंड्योरेंस को डेवलप नहीं करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड विच नीड्स टू बी डेवलप्ड इन एथलीट इंक्लूड maximum explosive and speed endurance. Last question of the series is out of the following methods which one is not used for development of flexibility? That is slow stretching, post isometric stretching, back flexibility exercise and ballistic. That is called back flexibility exercises. तो इसी के साथ ये पूरा MCQ का सीरीज़ खत्म होता है. आई रियली होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो. मैंने थोड़ा क्विकली समझाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऊपर से निकाला, बिकॉज टाइम कम है. उसके हिसाब से आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कम टाइम में सबसे बेस्ट आउटपुट दे पाऊँ. ओके, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट.